क्या क्या कर लिया अपन ने अब तक? वो कपड़े वाला याद है, लीगल क्लोथ्स है ना, वो कर लिया अपन ने। कंपनी एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? कंपनी तो है अंडर दिस एक्ट या फिर पुराने एक्ट में प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है, वो भी इसके ऊपर भी अभी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा। हाँ, और नए कंपनी के ऊपर भी होगा। कुछ खास सेक्टर्स थे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर स्पेशल एक्ट्स। तो हु विल ओवरराइड हु? स्पेशल एक्ट विल ओवरराइड कंपनीज एक्ट। अगर दोनों का झगड़ा हो गया तो मतलब इनकंसिस्टेंट है तो, ये एक्ट कुछ और कह रहा है, वो एक्ट कुछ और कह रहा है, ये एक्ट मतलब स्पेशल एक्ट, ये मतलब कंपनी एक्ट, दोनों कुछ अलग अलग कह रहे हैं तो स्पेशल एक्ट फॉलो किया जाएगा फॉर दैट मैटर, वो चीज के लिए। बाकी तो पूरा फिर अपन कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा। अपना हो चुका था बाकी का सेपरेट लीगल एंटिटी, कुछ भी हो जाए, मेंबर्स कंपनी अलग अलग है, कंपनी का खुद का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नाम हो सकता है, ये सब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ओन प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग करेक्ट, ये हो चुका अपना। बाद में क्या था तुम्हारा ये, कंपनी की एसेट्स मेंबर के एसेट्स होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके, इवन इफ द शेयर होल्डर इज 100%, 99% शेयर होल्डर, फिर भी कंपनी का एसेट्स कंपनी का है, उसका मेंबर का एसेट नहीं माना जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? कंपनी वे कैन नेवर डाई, मतलब मेंबर मर सकते हैं पर कंपनी चलती रहेगी। तो इट इज नॉट लाइक पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप कि मेंबर चले, पार्टनर चले गया या फिर बंदा मर गया तो बिजनेस बंद, ऐसा नहीं। इसका अलग है वजूद कंपेयर टू द मेंबर्स। वो तुम्हारा एग्जांपल था कि सभी के सभी मेंबर्स मर गए तो क्या हो गया, कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं, कंपनी चलती जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी के बच्चे दो टाइप्स थे, दो मतलब कंपनी मेन कैटेगरी देखा जाए दो है, एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। मेनली ऑब्वियसली हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों कर रहे हैं, ताकि लायबिलिटी लिमिटेड रहे, कंपनी का असेट्स और कंपनी की लायबिलिटी, उसका मेंबर्स के साथ पर्सनल में कुछ क्या बोलते हैं संबंध नहीं। ठीक है, कंपनी कल जाके डूब गई तो कंपनी को अपने असेट जितना बचा है उसमें से देना पड़ेगा लायबिलिटीज को, बाकी का लायबिलिटी नहीं पे कर पाए तो हम रिकवर नहीं करेंगे फ्रॉम मेंबर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। सिंपल लिया। तो तुम्हारे दो टाइप है, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड छोड़ तो ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता नहीं बट है। अब लिमिटेड में तुम्हारे दो कैटेगरीज थे, लिमिटेड लायबिलिटी के दो कैटेगरीज थे। वेरी गुड, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स के लिए कितना अमाउंट तक का लायबिलिटी होता है? अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर, बराबर कि नहीं? और गारंटी मतलब अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट का गारंटी, स्पेसिफिक अमाउंट। तो शेयर मतलब अनपेड वैल्यू ऑन शेयर्स का जितना पेंडिंग है वो, दूसरा गारंटी के लिए अमाउंट लिखे रखा है। और गारंटी वाला बच्चों अपने यहाँ पे स्टार मार्क किया था, कब मांग सकते हैं? ओनली द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज नॉट अ सिटीजन बट अलग पर्सन तो है। ठीक है, उसको अपन कंपनी को जेल में बेच सकते हैं बच्चों? ये सब नहीं कर सकते है ना, दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, प्यार नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कॉमन सील क्या था? कॉमन सील एवर योर स्टैम्प है कि नहीं बच्चों? अब ये वॉलंट कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपनी सील चाहिए, तो अगर कंपनी के पास कंपनी सील है तो वो मारेंगे, अगर कंपनी सील नहीं है तो दो डायरेक्टर्स या फिर एक सीएस एक डायरेक्टर, अगर सीएस कंपनी में है तो। ओके, कॉर्पोरेट विल मतलब क्या बच्चों? पर्दा, डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड कंपनी, दोनों सेम है या अलग है? ये तुम्हारा मेंटेनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, मेंटेन मतलब रखना। ये तुम्हारा लैंडमार्क जजमेंट केस बच्चों कौन सा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। तो कोर्ट ने क्या बोला, दोनों अलग अलग है, भले जो ओरिजिनल प्रोपराइटर था वही कंपनी का डायरेक्टर है, वही बिजनेस है, वही लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, वही डायरेक्टर्स है, एवरीथिंग स्टिल मेंबर अलग, कंपनी अलग। ठीक है, देन अपन आते उसको उल्टा वाला कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, मतलब पर्दा उठाएंगे, ऊपर देखेंगे अंदर कौन है, अंदर कौन है मतलब कंपनी के अंदर कौन है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कंपनी और मेंबर्स में डिफरेंस नहीं। वो कौन से केसेस में रहेगा? वो तुम्हारा कंपनी दोस्त या दुश्मन देखने के लिए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन पर कंपनी को चलाने वाले अपने दोस्त या दुश्मन हो सकते हैं। डैमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर, ठीक है, तुम्हारा जर्मनी और यूके के वो फाइट चल रहा था तब हम लोग उसको आया था। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और फिर टैक्स, रेवेन्यू मतलब क्या? टैक्स मतलब गवर्नमेंट का पैसा है ना वो, तो तुम टैक्स बचाने के लिए तुमने छोटे मोटे कंपनी कुछ खोले या फिर नाम के लिए शैम कंपनीज बोलते हैं, शैम। ओके, शैम या फिर शेल कंपनीज भी बोलते हैं कि खुद का उनके कुछ बिजनेस वगैरह नहीं है बट बस टैक्स बचाने के लिए तुमको उनके नाम से दिखाया इनकम, खुद का नाम से नहीं दिखाया। तो इवन इन दैट केस बचाने के लिए, टैक्स बचाने अगर तुम कंपनी खोलते हो तो कंपनी नहीं मानी जाएगी। हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी का प्रॉफिट इज मेंबर का प्रॉफिट, कंपनी का पैसा इज मेंबर का पैसा, तो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा इवन तुमने ऑन पेपर कंपनी का दिखाया था। जी पा
टू अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कोई लीगल ड्यूटी है उससे बचने के लिए तुमने कोई नई कंपनी खोली, फिर भी हम बोले कि नई कंपनी है ही नहीं, फुकट का ये टाइम पास है, कंपनी के जो ओनर है वही रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल तुम्हारा वर्कमैन वाला था, पूरा केस याद है, बोनस वाला, ए ने बी के अंदर शेयर लिए तो बी ने डिविडेंड दिया ए को, तो ए के इनकम में वो ऐड हुआ, इनकम में ऐड हुआ इसलिए इसके ऊपर बोनस का पैसा देना पड़ा वर्कर्स को। फिर ए ने बोला कि अपन एक नया कंपनी खोलते सी, तो अपने जो शेयर होल्डिंग है बी में वो सी को ट्रांसफर कर दो, तो बी अभी जो डिविडेंड देगी ए को थोड़ी देगी, बी देगी डिविडेंड सी को, ए के पास वो पैसा आया क्या, नहीं आया। सी का कुछ अलग से धंधा पानी चल रहा था क्या, सी का बस एक ही वो असेट दिख रहा था, इन्वेस्टमेंट इन बी। तो कोर्ट ने क्या बोला, ये जो तुमने पागल बनाने का काम किया, तो सी एक्चुअली कुछ है नहीं वहां पे, ओके, सी एक्चुअली कुछ है नहीं वहां पे, वो जो भी तुमने सी को दिया वो एक्चुअली तुम्हारा ही है, तो जो भी प्रॉफिट सी को जा रहा है वो तुम्हारा ही प्रॉफिट माना जाएगा। क्लियर लियो, वो भी हो गया अपना। बाद में तुम्हारा बच्चों क्या होता है ये क्या था अपना, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाला कुछ तो था, लाइसेंस वाला। अगर तुम खुद अप्लाई करते तुमको लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो तुमने क्या बोला, सब्सिडरी खोला, सब्सिडरी के नाम से लाइसेंस लिया और बाद में अपने व्हीकल्स ट्रांसफर किए सब्सिडरी को, तो वो भी नहीं चलेगा, ओके, बिकॉज द अदर कंपनी इज जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द मेन कंपनी, तो अदर कंपनी बच्चों को इसका नया से हम लोग अस्तित्व नहीं मानेंगे, मतलब न्यू कंपनी एंड ओल्ड कंपनी विल बी सेम, ऐसा माना जाएगा। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट या फिर डिफीटिंग द पर्पस ऑफ लॉ, लॉ को बच्चों लूप होल, मतलब लॉ में कुछ लोग लूप होल यूज करने के लिए, या फिर से वही बात कि तुमको लॉ फॉलो नहीं करना है, डिफीट और सरकमवेंट लॉ, घूमना बच्चों, लॉ को घुमाते रहना, सरकमवेंट मतलब उससे बच के रहना, अगर उसकी ऐसे कुछ चीजों के लिए तुमने कंपनी बनाई, बात खत्म, तो हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करेंगे कि कंपनी मेंबर्स बच्चों एक ही है, कंपनी अलग नहीं है। आगे बढ़े बच्चों अपन, तो वो चीजें याद रखना कि कब कब तुमको लिफ्ट करना पड़ता है कॉर्पोरेट व्हील। आगे बढ़े, चलो, क्लासेस ऑफ कंपनीज, तो डिपेंड्स ऑन टाइप्स, ओके, क्लासेस ऑफ कंपनी बच्चों डिपेंड्स ऑन टाइप, हम लोग क्या लेने वाले। मान लो बच्चों मैंने अगर लिया कैपिटल एज अ कंपैरिजन, क्या नहीं, ये वाला अनलिमिटेड वाला, तो अगर मैं पूछूं तुमको, ओके, क्या क्या कैटेगरीज हो सकता है, और कैटेगरीज के मैं तुमको कुछ दे रहा हूं डेटा, मान लो बेस्ड ऑन कैपिटल, बेस्ड ऑन कैपिटल अपने कौन से कंपनी हो सकता है, बेस्ड ऑन कैपिटल, मतलब क्या कैपिटल बच्चों एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन कंपनीज, तो कैपिटल बच्चों के लिए यू कैन हैव कंपनीज विद शेयर कैपिटल एंड यू कैन हैव कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। पता है कि नहीं पता, पहले के जमाने में होता था प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए तुमको 1 लाख रुपए चाहिए, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए तुमको कम से कम 1 लाख चाहिए, पब्लिक कंपनी खोलना तुमको कम से कम 5 लाख चाहिए, अभी वो सब पॉइंट्स चले गए हैं, सो यू कैन हैव अ कंपनी और कैन स्टार्ट अ कंपनी इवन विदाउट शेयर कैपिटल, वो अलग बात है, शुरू करने के लिए एटलीस्ट कह रहे हैं, शुरू करने के लिए एटलीस्ट हम लोग कह रहे हैं, समझ रहे हो, सो कैन हैव कंपनी विद शेयर कैपिटल और कैन हैव कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। व्हाट अबाउट लायबिलिटी के बेसिस पे, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड में शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ओके, let us say depending on number of members, 1% कंपनी, 2% कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं, 1% प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, बस 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 उतना ही, 1% कंपनी मिनिमम मैक्सिमम 1% कंपनी, समझ लो नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 50, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स आते हैं, मिनिमम चाहिए, सॉरी आते मतलब आते हैं 200, सब फुक्के वाले, मिनिमम कितना, 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ठीक है, पब्लिक के लिए मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, ओपीसी मिनिमम मैक्सिमम 1, प्राइवेट मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 और पब्लिक के लिए मिनिमम 7, मैक्सिमम लो लिमिट। क्लियर क्लियर, अच्छा, बेस्ड ऑन लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। एक सिंपल क्वेश्चन पूछते थे मुझको कि इंटर में आते आते बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनलिस्टेड में प्राइवेट कंपनी आएगा या पब्लिक कंपनी आएगा, दोनों आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, लिस्टेड नहीं, अनलिस्टेड की बात कर रहा हूँ, अनलिस्टेड में दोनों आता है, प्राइवेट कंपनी बच्चों मेजॉरिटी केस में तुम्हारा लिस्टिंग होता ही नहीं प्राइवेट कंपनी का, ठीक है,
क्या में खाली पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मेजोरिटी प्राइवेट भी आता है अगर डिबेंचर्स लिस्ट रहा तो, डिबेंचर्स लिस्ट हुआ तो, बट वो बहुत रेयर केसेस है। ओके, तो प्राइवेट कंपनी हो सकता है बट उसके बहुत रेयर केसेस है, उसमें भी एक्सेप्शन डाल के रखे हैं डेफिनेशन में, तुमको भी मतलब उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर, अनलिस्टेड कंपनीज में तुम्हारा प्राइवेट कंपनी होता है एज वेल एज पब्लिक भी होता है। जो पब्लिक ओपीसी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंपनी, ओके। तो जो कंपनी पब्लिक कंपनीज है पर लिस्टेड नहीं हुआ है, ऐसा जरूरी है कि पब्लिक कंपनी बन के लिस्ट बन जाओ भाई, वो तो तुमको बहुत औकात चाहिए, बहुत अमाउंट चाहिए तुमको लिस्टिंग होने के लिए। ओके, तो छोटे कंपनीज रहे तो प्राइवेट कंपनी तो लिस्टिंग का सवाल नहीं आता है, थोड़े और बड़े हो गए तो तुम्हें पब्लिक करवा दिया उसको, और थोड़े बड़े हो गए तो शायद तुम लिस्टिंग में जाओगे। तो अनलिस्टेड में तुम्हारा प्राइवेट ओपीसी भी आएगा उसमें और पब्लिक भी आएगा, बट 99.99% केसेस में तुम्हारा लिस्टेड में पब्लिक कंपनी ही है। क्लियर टिल योर बच्चों? यस। अच्छा, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट कंपनी और नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, है ना? हाँ, गवर्नमेंट कंपनी और नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, नॉट गवर्नमेंट में फिर से ओपीसी प्राइवेट पब्लिक तुम्हारा सब कुछ आ सकता है, ठीक है बच्चों? क्लियर? देन यू हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन योर नेचर ऑफ एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज रहा तो सेक्शन 8 कंपनी, और तुम तुम्हारे मेंबर्स से ही पैसे लेके तुम्हारे मेंबर्स को ही लोन दे रहे हो, निधि कंपनीज बोलते हैं उसको, निधि कंपनीज। ओके, निधि कंपनीज भी आता, मतलब अपने मेंबर्स लोग सब लोग एक साथ आते हैं, कंपनी फॉर्म करते हैं, मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा पैसे देते हैं डिपॉजिट की तरह, और वही कंपनी जिसको जरूरत है उसको लोन देती है, बीसी की तरह। हाँ, बट उसको कंपनी फॉर्मेट जाना रहा तो निधि कंपनी कर सकते हैं अपन, ठीक है? आगे बढ़े। तो बच्चों अपने को वेरियस कैटेगरीज का बच्चों पर्पस क्या है, क्योंकि लॉ में क्लियर बोल के रखा है कि इनको ये एप्लीकेबल है, उनको वो एप्लीकेबल है, इसलिए अपने को ये सब चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बच्चों, अगर मुझको करना रहा कैटेगराइजेशन कंट्रोल, सो देयर कैन बी होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडियरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी आल्सो, संबंध के हिसाब से, संबंध के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, कुछ ना कुछ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो? देन 20 के ऊपर, 50 के ऊपर आया कि नहीं आया, है ना? पहले तुम्हारा इंडिया में या इंडिया के बाहर तो फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, क्लियर डिलियो, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट। माने तुम्हारे स्मॉल कंपनी हम लोग देखेंगे उसको अलग कंपनी, गवर्नमेंट जो काम नहीं कर रही है ज्यादा, उसकी एक्टिविटीज नहीं चल रही है, निधि बच्चों मेंबर से पैसा लेके मेंबर्स को लोन देना, ओके, एंड कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? आगे बढ़े अपन, चलो। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके, डिफाइंस 222 क्या कहता है? व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय इट्स एमओए। इधर एमओए क्यों लिखा है? एमओए में क्लॉज है, तो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, लायबिलिटी इज अ क्लॉज इन एमओए। क्लॉज मतलब पॉइंट, कैटेगरी, एक पॉइंट उसमें, समझा कि नहीं समझा? तो एमओए में लायबिलिटी का क्लॉज आता है, तो एमओए में क्लियर है कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, वो एमओए में बताएंगे हम लोग, समझा कि नहीं समझा? तो द अमाउंट इफ एनी अनपेड, ओके, अनपेड on the shares held by them is called as company limited by share, limited liability, और शेयर के ऊपर कुछ अमाउंट पेंडिंग है उस उधर तक ही उसका लायबिलिटी है, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं। इट डज इम्प्लाइज दैट, मतलब इम्प्लाई मतलब मीनिंग माना जाएगा कि दैट फॉर मीटिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी, मीटिंग द डेट्स मतलब डेट्स को बच्चों पे करने के लिए, शेयर होल्डर मे बी कॉल्ड अपॉन, मतलब हम उसको बुला सकते हैं, शेयर होल्डर को बुला सकते हैं, मतलब उससे मांग सकते हैं, कॉल मतलब डिमांड, टू कंट्रीब्यूट, पैसा दो, कितना पर, जितना अमाउंट पेंडिंग है, अनकॉल्ड, सॉरी नॉट कॉल्ड, अनपेड, अनपेड कॉल्ड अमाउंट को समझ रहे कि नहीं? अनपेड एंड कॉल्ड अमाउंट। हिज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली कैन नॉट बी यूज्ड टू पे कंपनीज डेट, बात खत्म, तो सवाल ही नहीं आता। इट मे बी वर्थवाइल टू नो दैट, बाकी का टाइम बस, ओके। शेयर होल्डर इज अ कोओनर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट अ कोओनर ऑफ द कंपनीज असेट, कंपनी का वो बच्चों कोओनर है, कंपनी के असेट्स का कोओनर नहीं है, वरना घर पे लेके जाएगा वो तो। इंस्टॉलमेंट तो तुम्हारे लिए असाइनमेंट, तुम्हारा भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, हाँ, असाइनिंग, असाइनिंग, हाँ। The ownership of the asset remains with the company because of his nature as a legal person, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मतलब assets किसके हैं? कंपनी के हैं। The extent of rights and duties of a shareholder as co-owner is measured by his shareholdings, मतलब क्या, उसको कितना हक है, ड्यूटी है कंपनी के अंदर, वो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं उतना। कुछ जेब रहा है कि नहीं जेब रहा है? अगर मान लो कोई बच्चों किसी के पास
10% शेयर है, ठीक ठाक है। पर वही बंदे के पास बच्चों मान लो 60% शेयर है कंपनी, तो वो तो भाई एक मालिक मतलब ओनर ही बन गया, मतलब वी कैन कंट्रोल लॉट्स ऑफ डिसीजंस, है ना। यस, वी कैन कंट्रोल लॉट्स ऑफ डिसीजंस। देन लिमिटेड बाय गारंटी, तो डिफाइंस कंपनी एज 221, ओके। अब एज अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, फिर से वही चाहिए उधर एमओए में लिखा है लायबिलिटी के बारे में, हाँ, बट मे रिस्पेक्ट ऑफ टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक, तो बच्चों अंडरलाइन करो अमाउंट को, अमाउंट यहाँ पे क्लियर कर बोल के रखा है ना, जितना हर एक मेंबर ने माना उतना, टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप, ऑब्वियसली, है ना। वाउंड अप जब करेंगे तब कंपनी डिमांड कर सकती है, हाँ हाँ, ओनली वाइंड अप, बाकी नहीं। बाकी का तुम्हारा जो लिमिटेड बाय शेयर्स था वो तो ऑब्वियसली हम मांग ही सकते हैं, हम तो कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कर ही सकते हैं, अभी पेंडिंग करके। Thus liability to the member of a guarantee is limited up to a stipulated sum only, उसके ऊपर उसका 1 रुपए देने का नहीं है, ओके। Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum, stipulated मतलब जो लिखा गया है उसके अलावा उसके ऊपर हमको और डिमांड नहीं कर सकते। The common features between guarantee company, okay, guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability। दोनों में बच्चों कॉमन क्या है कि कंपनी तो लीगल एंटिटी है, प्लस दोनों में लायबिलिटी लिमिटेड है। किधर बच्चों? गारंटी कंपनी, गारंटी में मतलब अमाउंट, और यहाँ पे शेयर कैपिटल रहा तो अनपेड अमाउंट तक का वो बंदा का लायबिलिटी रहेगा ना। इन द लैटर केस, लैटर मतलब पहला वाला, ओके, लैटर मतलब पहला वाला, लैटर मतलब इन दिस केस कौन सा आएगा? गारंटी वाला। दो कंपनी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, गारंटी वाला दूसरा शेयर कैपिटल वाला। लैटर मतलब पहले, लैटर मतलब पहले, फॉर्मर एंड लैटर ना उल्टा होता है ना, फॉर्मर पहला ना, फॉर्मर पहला, बराबर ना। इन लैटर केस, हाँ ये वाला तुम्हारा, हाँ लैटर मतलब बच्चों सॉरी ये वाला, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल लिख लो उधर चाहिए तो, फॉर्मर पहले, लैटर बाद में, ठीक है। तो दो कंपनीज कंपेयर हो रही है, नहीं समझ रहा? हाँ मैं कंफ्यूज होता कभी कभी। अरे तो लॉ में तो ऐसे तो है सब कुछ। जब दो लिखे गए हैं उसमें पहला वाला जो है फॉर्मर, जो बाद में वो लैटर, तो लैटर मतलब अभी अपना वाला कौन सा? कंपनी में शेयर कैपिटल, बराबर है। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड कितना बच्चों? टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर व्हिच ईच मेंबर होल्ड्स। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम कि बच्चों मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर नहीं लिखा तो ऑब्वियसली उसको क्या मानेंगे हम लोग? अनलिमिटेड कंपनी। बेसिकली एमओए में हम लोग लायबिलिटी के बारे में लिखेंगे। हाउ द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इज दैट इन द फॉर्मर केस, फिर से फॉर्मर अभी कौन मतलब गारंटी वाला क्या है ना, the members may be called upon to discharge their liability only after starting the winding up process and only subject to certain conditions। subject to मतलब बाकी के conditions follow किए तो ही हम उनसे डिमांड कर सकते हैं। मतलब latter case, latter company with share capital, they may be called upon to do so at any time either during company's life या फिर बाद में winding up के टाइम भी। अगर ऑब्वियसली तभी तो लास्ट चांस तुमको पैसा रिकवर करने का, ओके, बट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी हाँ ऑप्शन नहीं। It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members, क्योंकि हम उसको बाद वाइंडिंग अप के टाइम ही मांगने वाले हैं, है ना। Therefore such a company may be useful only where no working funds are needed, मतलब वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं, और where these funds can be held from बाकी के फीस, तुम यहाँ वहां से डोनेशन वगैरह तुम पैसा मंगा सकते हो, हाँ बाद में तुम मंगा सकते हो, डोनेशन, चार्जेस, फीस, एंडाउमेंट, तुमने बच्चों कहीं एफडी वगैरह कर लिया, अगर तुम्हारे पास बाकी के सोर्सेज है तुम्हारा रोज का काम करने के लिए तो हम पैसा लेंगे नहीं मेंबर्स से स्टार्टिंग में, तो हम बस वाइंडिंग अप का टाइम लेंगे, ओके। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट इन द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी, द राइट ऑफ अ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। The membership of a guarantee company can carry privileges much different from those of ordinary shares। छोड़ दो, इनको बस कहना है कि दोनों कंपनी के मेंबर्स के राइट्स अलग अलग हो सकते हैं, ओके। मतलब बेसिकली जस्ट बिकॉज कंपनी गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी है, दूसरे बाय शेयर्स है, दोनों के मेंबर्स के राइट भी सेम ऐसा नहीं है, मेंबर्स के राइट अलग अलग हो सकते हैं। अनलिमिटेड मतलब क्या भाई? अनलिमिटेड लायबिलिटी इज नॉट लिमिटेड, है ना।
not having any limit on the liability of its members. In such a company, the liability of member ceases when he ceases to be a member. क्या कहना है इनको? वो तो हर जगह पे होगा, वो तो हर जगह पे होगा. अगर बच्चों कोई मेंबर का मेंबरशिप खत्म हो गया कोई कंपनी में, वो लायबल होगा कि उसके बाद में भी? ऑब्वियसली नॉट. जब तक वो कंपनी में था हिस्सा एज अ मेंबर, तब तक जिम्मेदार है ना? ओके. The liability of each member extends to the whole of the company's debts and liabilities, but will be entitled to claim. अब ध्यान देना, will be entitled to claim contribution from other members. पार्टनरशिप में है कि नहीं मुझको याद नहीं आ रहा है. मतलब बेसिकली जिम्मेदारी सभी की है, जिम्मेदारी सभी की है, पर कोई बंदे ने पेमेंट कर दिया पूरी लायबिलिटी. किसकी? किसकी लायबिलिटी? कंपनी की लायबिलिटी. कोई मेंबर ने पे कर दिया, दैट मेंबर कैन डिमांड फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर्स. जॉइंट में है ना अपने पास? हाँ, अपने कॉन्ट्रैक्ट में था ना. एग्जैक्टली. हाँ, समझा कि नहीं समझा? तो कोई बंदे ने पेमेंट किया, ही हैज अ राइट टू टेक कॉन्ट्री फ्रॉम अदर्स. सिंपल. भाई मैंने खर्चा किया, मेरे को अभी कॉन्ट्री दो. In case of company by or has share capital, the AOA must state the amount of share capital and the amount of each share. अभी बच्चों इन्होंने क्या किया ना, कुछ स्टोरी कंटिन्यू कर रखा ही नहीं है. MOA पढ़ रहे, टाइप ऑफ कंपनी पढ़ रहे, बीच में AOA आ रहा है. ओके. अब AOA बच्चों होता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. याद आया? AOA में लिखना चाहिए कमेंट अबाउट शेयर कैपिटल. क्या कि अमाउंट, हमारा शेयर कैपिटल कितना है और हर एक शेयर कितने का है. फेस वैल्यू उसका बेसिकली, ऑब्वियसली. ओके. So long as the company is a going concern, जब तक कंपनी going concern है ना, on the shares, the liability on the shares is the only liability which can be enforced by the company. मतलब क्या? जो भी अमाउंट ड्यू है on the shares वही मांग सकती है कंपनी, और कुछ मांग सकती है क्या? नहीं. The creditors can institute proceedings, basically can file a case. Institute proceedings मतलब क्या? Can file a case. Suit भी बोलते हैं, suit, SUIT. Okay. The creditors can file a suit for winding of the company for their claims. बच्चों ये अच्छा पावर है उनके पास, क्रेडिटर्स के पास. इनको बच्चों थोड़ा सा भी भनक लगी, कंपनी डूबने में है, अपना पैसा बचा लो, इमीडिएटली जाओ कोर्ट के पास, बोलो वाइंड अप करो. अभी कभी ऑफिशियल लिक्विडेटर लगाओ कोर्ट से, कि मतलब कल जाके, वरना ये डायरेक्टर लोग सब पैसा असेट बेच के घर में लेके जाएंगे या फिर इधर उधर भटका देंगे पैसा. तो अपना पैसा सेव करवाओ. तो क्रेडिटर्स कैन आस्क टू फाइल फॉर वाइंडिंग अप. ओके. क्रेडिटर्स को पावर है. यस. कोर्ट के पास है, गवर्नमेंट के पास है, मेंबर्स नहीं करते जनरली ऑब्वियसली, बट क्रेडिटर्स के पास पावर है. वो क्यों कंपनी बंद करेंगे? हम लोग डिमांड की बात करेंगे. हु कैन डिमांड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी? तो क्रेडिटर्स को अपना पैसा बचाना है, तो उनको पैसा कब मिलेगा? सी, जब तक कंपनी नॉर्मली चल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है ना. चल रहा है उनका, क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया नहीं दिया, उनको लगा है क्रेडिटर इनके पास असेट्स है, दे नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं, या फिर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी और को पेमेंट कर देंगे, अपना नहीं कर रहे हैं. इन दैट केस द क्रेडिटर्स कैन आस्क फॉर वाइंडिंग अप. एटलीस्ट वाइंडिंग अप का प्रोसेस चालू किया, कोर्ट तभी के सब कुछ रोका सकती है. तुम किसी और को पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे जो भी असेट्स है फिलहाल फ्रीज करेंगे, और जो निकलेगा पहले हम क्रेडिटर्स को देंगे. ओके. द ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब क्या? गवर्नमेंट अपॉइंटेड लिक्विडेटर, जो बेचेगा असेट्स कंपनी की और पैसा रिकवर करेगा और लायबिलिटीज पे ऑफ करेगा. मे कॉल द मेंबर्स. बच्चों अभी उसको पावर देकर रखा है. कॉल समझा? डिमांड फॉर द कॉन्ट्री टुवर्ड्स लायबिलिटीज एंड द डेट्स ऑफ द कंपनी व्हिच कैन बी अनलिमिटेड. अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो, है ना. सो नो लिमिट ऑन लायबिलिटी मेंबर्स. जब अगर वो मेंबर ही खत्म हो गया तो लायबिलिटी खत्म. लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप. इसको जरा स्टार मार्क करो. मतलब कंपनी जब तक जिंदा है तब तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं मानी जाएगी. उसका जितना भी अमाउंट रहेगा शेयर में, तो वो अनलिमिटेड कब होगी? वाइंडिंग अप के टाइम. लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटी. जितना लायबल है कंपनी उसके लिए मेंबर्स भी जिम्मेदार है, पर किसी ने पे किया, he can ask for कॉन्ट्री फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर्स. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स. ध्यान देना अच्छे से भी, मस्त कंसेप्ट है. ओपीसी, वन पर्सन कंपनी. ओके एवरीबॉडी. क्यों लाया बच्चों ओपीसी? वेरी गुड. सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी फॉर्मेट देने के लिए कंपनी एक्ट ने प्रोविजन दिया. ओके. जब ओपीसी नहीं था हमको झक मार के कंपल्सरी नहीं, कंपनी खोलने हमें दोस्त को पकड़ना पड़ता था. भाई को पकड़ो, बीवी को पकड़ो, किसको भी पकड़ो, और लफड़ा होता था. दोस्त को पकड़ो तो बहुत लफड़े होते हैं. कभी ना कभी झगड़े होते ही है, तो प्रॉब्लम हो जाता है. तो किसी ने किसी को पकड़ना पड़ता था टू फॉर्म इवन अ प्राइवेट लिमिटेड. क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में कितना था मिनिमम? प्राइवेट लिमिटेड में तुम्हारे मिनिमम नंबर्स 2 थे मेंबर्स. करेक्ट है. बट यहाँ पे अच्छा हो गया, ओपीसी को चालू कर दीजिए. वन सिंगल पर्सन कैन स्टार्ट. कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं. चालू कर दिया लोगों ने यूज करना. यस. वो अच्छा क्या होता है पता है क्या? एक याद रखो, जितना टफ होता है ना कंपनी शुरू करना, या फिर टफ या फिर जो भी प्रोसेस है,
वैसे ही प्रोसेस बच्चों बंद करने के लिए भी, ऐसा नहीं कि मेरा मन आ गया चलो मैंने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया खत्म, एक एक 1.5 साल लग जाते कभी कभी बंद करते करते। हाँ हाँ, जितना खर्चा किया इनकॉर्पोरेशन में ना, उतना खर्चा भी करना पड़ता है वाइंडिंग अप के लिए भी, इंक्लूडिंग कंसल्टेंट का फीस वगैरह। तो एटलीस्ट ओपीसी में जितना इजी इनकॉर्पोरेट करना वैसे थोड़ा इजी कंपेरेटिवली बंद करना भी। हमको बाकी के मेंबर्स बाकी के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, 1%। हाँ हो सकता है, वो डिपेंड्स। ओके, the companies had introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person। तो 1956 के लॉ में नहीं था, 2013 के लॉ में लाया गया है कंसेप्ट ऑफ ओपीसी। ओके, डिफाइंस 1%, कितना टाइम पास फालतू एग्जाम फालतू डेफिनेशन। देखो बच्चों, एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ओनर वर्ड यूज नहीं करते हम लोग बच्चों, वर्ड कौन सा यूज करते हैं, मेंबर। ओके, अब इसका भी बच्चों एमओए एओए था क्या, कल अपन ने देखा था फॉर्मेट्स, याद आ रहा है? तो उसमें भी तुम्हारा वो क्लॉज था कि मैं खुद सब शेयर ले रहा हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि एक ही मेंबर है। और तुम्हारा और किसके अगले का तुम्हारा क्लॉज था अबाउट नॉमिनी। चलो, ये बाकी का टाइम पास थ्योरी इधर। 1% company has been introduced to encourage entrepreneurship and time pass, 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 time pass. The liability of the owner is not restricted and it extends to owner's entire assets constituting of official and personal. Okay. ये कंपनी है, जब तक कंपनी है मेंबर अलग कंपनी अलग। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रॉब्लम है ना कि भाई बिजनेस के एसेट पर्सनल एसेट सब एक ही ऐसा, बस उसको लुंगी रखा जाएगा, लुंगी कपड़े पहनने के, बाकी सब उसका बच्चों पैसा असेट पर्सनल सब बेच सकते हैं इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, उसको रूल लॉ होता है, पहनने के लिए कपड़े को थोड़े से दिन तुम्हारे रहने के लिए घर छोड़ देंगे और खाने पीने का थोड़ा सा बचाने का बनने का सामान, उसके अलावा जो मिलेगा सब बेच मारो, वो टीवी पे रहेगा वॉशिंग में सब बेच मारो। ओके, जो प्रोसीजरल उसने बोला था। चलो आगे सुनो, द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड इन द एक्ट एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी। कहना क्या चाहते हैं लोग, ओपीसी को बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, उसके जो प्रोसेस वगैरह है काफी इजी है कंपेयर टू अदर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(c). ओके, OPC is always clear? Yes? नहीं, बिल्कुल नहीं। पब्लिक में मुझको पता कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम। हाँ वैसा कन्वर्जन, हाँ तो ओपीसी थोड़ी रहेगी पर वो, हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। यस यस यस। सो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो छोड़ दो कितना मिनिमम है उसको तो लेना देना नहीं है, but has at least and at most also, ठीक है ना, minimum and maximum 1 member, ठीक है। OPC significant points, only 1 person as a member। इधर बच्चों ने पर्सन नहीं लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखना चाहिए आप इंडिविजुअल, वहां पे तुम भी लिख दो इंडिविजुअल, ओनली 1 इंडिविजुअल एज अ मेंबर। क्या फर्क है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक, पर्सन और इंडिविजुअल में? ऑनलाइन कोई है यहाँ पे, बोलो। हाँ वेरी गुड, अमर, अमंती, हर्षदा, खुर्रम, नितिन, प्रेरणा। नहीं उल्टा, पर्सन में तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सन भी आएगा, इंडिविजुअल मतलब कंपल्सरीली नेचुरल पर्सन नहीं हो सकता, वो अलाउड नहीं है। नेचुरल पर्सन में इंडिविजुअल आएगा, पर्सन में आर्टिफिशियल भी आएगा, ऐसा कह रहा हूँ मैं। आ सकता है, यस लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ, तुम दिमाग में इंडिविजुअल रख दो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ इसलिए दिमाग में इंडिविजुअल रखना, ठीक है। मतलब तुम अगर इंडिविजुअल लिखोगे दैट इज अ बेटर आंसर। यस प्रेरणा, करेक्ट, इंडिविजुअल मींस नेचुरल पर्सन, ठीक है। यहाँ तक मतलब अब तक अगर तुम देखो, क्या प्राइवेट कंपनी बोला मैंने, ओपीसी नहीं बोल रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी के लिए अपने को 2 मेंबर्स चाहिए, क्या वो दोनों मेंबर्स कंपनीज हो सकते हैं? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? मैं पूछता हूँ, रुको ना। जेड प्राइवेट लिमिटेड अपने को कंपनी शुरू करनी है ना, इसके अपने पास कितने मेंबर्स होने चाहिए? कम से कम 2। मान लो मैंने लिखा ए प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा मेंबर है लेट अस से बी प्राइवेट लिमिटेड, चलता कि नहीं चलता? चलता है। तो मतलब हाँ नहीं 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 नहीं, ओपीसी को अलाउड ही नहीं इन्वेस्ट करना कहीं पे। तो जेड प्राइवेट लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन, ये ठीक है। उसके मेंबर्स बच्चों कितने भी रहने दो, मिनिमम मैक्सिमम सब आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, और एनी कॉम्बिनेशन, नेचुरल भी आएंगे आर्टिफिशियल भी आएंगे। ओपीसी में ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ वहां पे इंडिविजुअल।
फिलहाल बच्चों कुछ है, इनको मिनिमम पेड अप कैपिटल का कुछ नहीं है, प्राइवेट को भी नहीं है तो ओबीसी को भी नहीं है। ओके, द एमओए ऑफ ओबीसी शैल इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन who shall in the event of death of subscriber, promoter, owner, member or is incapacitated contract becomes member of the company. Which clause is this? Nomination clause. हाँ या ना? Correct, प्रेरणा? Clear all of you? Nominee appoint करना कि कंपनी कौन चलाएगा आगे. The other person whose name is given in the MOA shall give his prior written consent कि हाँ मैं नॉमिनी बनने को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, है ना, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी एमसीए आरओसी ने फॉर्म दिया उसके हिसाब से, फॉर्म मतलब फॉर्मेट, एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद आरओसी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. बच्चों ये कौन करने वाला है? नॉमिनी. लेट मी से बच्चों यहाँ पे नॉमिनी डिक्लेरेशन चलेगा, जी भाई यहाँ तक. नॉमिनी का डिक्लेरेशन किसको सबमिट करेंगे? आरओसी को. कब करेंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त. सच अदर पर्सन मे बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट. उसको नहीं मूड हो रहा है, मेरे को खुद का कंपनी खोलना है, मैं कहीं और पे नॉमिनी बनना चाहता हूँ, ये वो दिस एंड दैट, तो ही ऑब्वियसली हैज अ राइट टू रिमूव हिज ओन नॉमिनेशन. द मेंबर ऑफ ओबीसी मतलब ओनर या नॉमिनी? ओनर मे ऑल्सो एट एनी टाइम चेंज नेम ऑफ सच अदर पर्सन. ऑब्वियसली ये दोनों को बच्चों पावर है, ये तो खुद हट सकता है या फिर ओनर हटा सकता है. सिंपल, by giving notice to the company and the company shall also intimate to the ROC. आज आके एक ही बंदा है वो, बट मेंबर कंपनी को बताएगा और कंपनी आरओसी को बताएगी कि हम नॉमिनी चेंज कर रहे हैं. क्लियर? देन एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट, ये कुछ लोगों नहीं समझते, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम. इनको क्या कहना है कि बच्चों नॉमिनेशन क्लॉज किधर आता है? एमओए में. अब एमओए को बच्चों थोड़ा सा भी टच करना रहा, इट मींस अमेंडमेंट ऑफ एमओए, अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम. उसके लिए अलग सेक्शन आता है, सेक्शन 13, उसको बोलते हैं अपन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम. उसके लिए तुमको पास करवाना पड़ता है बच्चों एसआर. एसआर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन. कल मैंने तुमको थोड़ा सा बताया था, स्पेशल मेजोरिटी मतलब एटलीस्ट 3/4 का मेजोरिटी. अब ये बंदा एक ही अकेला मेंबर है, ये इसको और किसी की परमिशन की जरूरत है क्या? वैसे देखा जाए तो नहीं. तो ये सब पूरा प्रोसेस हम लोग करेंगे नहीं. कौन सा वाला? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए वाला. वो प्रोसेस हमको करने की जरूरत नहीं है. तो ये भाई ने अगर आरओसी को बताया कि देख भाई मैं बदल रहा हूँ मेरा नॉमिनी, बात खत्म. उसको मानेंगे कि सेक्शन 13 ऑल्टरेशन एमओए फॉलो किया गया है. ओके, शैल बी डीम्ड, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑल्टरेशन मेमोरेंडम. उसको कुछ ऑल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको पड़ेगी भी नहीं. ओके, सो प्रोसेस इज बीन कंप्लाइड विद. ऐसा क्लियर? So shall not be deemed to be an alteration of MOA. हाँ, यहाँ तक हो गया बच्चों? सभी को समझा? तो उसने नोटिस दिया आरओसी को, तो और कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है. ओनली अ नेचुरल पर्सन, समझता है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हु इज एन इंडियन सिटीजन, बट वेदर रह रहा है इंडिया में या फिर नहीं तो भी चलेगा. ओके, बट वो क्या होना चाहिए बच्चों? इंडियन सिटीजन तो होना चाहिए. ओके, क्लियर लिया? and has important and लिखा है ना, तो important है ना. and has stayed in India for a period of कम से कम बच्चों कितना? 120 days. तुम्हारे लास्ट टाइम के एग्जाम में ही 120 एप्लीकेबल था. मैंने शॉर्ट्स बनाया था यूट्यूब पे, याद है क्या? बोलते हो तुमको अमेंडमेंट है करके, तभी से एप्लीकेबल अमेंडमेंट. स्टार मार्क करो. देखो तभी भी होता था, शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता, तो अभी तो बिल्कुल चांस है इसको उसके ऊपर आना. Small comment, 2 crore 20 crore 120 days, but during the immediately preceding financial year. पिछले साल तुम इंडिया में कितने टाइम के लिए थे, डिपेंडिंग ऑन दैट तुम ये साल कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाओगे. ओपीसी वाला क्या क्या जरूरी है बच्चों? इंडियन सिटीजन. ओके, एंड कितना उसने स्टे करना चाहिए इंडिया में? कम से कम 120 डेज इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो बच्चों कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है. ओके, अब ध्यान देना. Then such person shall be eligible to incorporate an OPC. ओके, शुरू कर सकता है वो, मतलब मेंबर बन सकता है. या फिर सच पर्सन कैन बी अ नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ एन ओपीसी. मतलब कि ऐसे बंदे कोई दूसरे ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हैं. मतलब ओपीसी ओनर मेंबर एंड ओपीसी नॉमिनी बनने के लिए क्राइटेरिया एक ही है. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? ओके, मान लो बच्चों में ऐसा लिखा, ए
ओपीसी लिमिटेड, समझ रहे हो, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी हो गई, लीगल एंटिटी अलग, मेंबर बंदा अलग, नॉमिनी बंदा, बंदा समझ रहे ना, ह्यूमन बीइंग अलग, हाँ या ना। चलो बच्चों, मैंने मान लो ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने बोला मेंबर ए है, मिस्टर या फिर मिस ए, तुमको जो लिखना लिखो, करेक्ट लियो, बोला भी ओके। और नॉमिनी जो बच्चे उसने उसके भाई वगैरह को लगाया मिस्टर बी को, समझ रहे हो, ए और बी ने बच्चे दोनों तुम्हारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने चाहिए, दोनों मतलब दोनों ने क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये वाला है ना, कि कम से कम लास्ट ईयर इंडिया में कितना रहना चाहिए उन्होंने, 120 डेज इंडियन सिटीजन होने चाहिए, हाँ या ना। झेपा क्या, दोनों को मतलब, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों चीजें यहाँ पे, सी ऐसे बंदे ही, सी जिन्होंने क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया, ऐसे बंदे ही ओबीसी शुरू कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया ऐसे बंदे ही नॉमिनी बन सकते हैं किसी और के ओपीसी के। तो तुम्हारी कंपनी के मेंबर भी नॉमिनी बनोगे क्या, नहीं। एनी डाउट एनीबॉडी ऑनलाइन, ऑल ऑफ यू? हो सकता है, मेंबर नहीं बन सकता। अब ध्यान देना, I'll just give you one more example. बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओके, बी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बच्चों पर मानते हैं मिस्टर बी इसका मेंबर है, चलेगा, और मिस्टर ए इसका चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ चल सकता है, एब्सोल्युटली चल सकता है, हाँ ऑब्वियसली, यस। तो नॉमिनी से बैकअप ना, तो तुम्हारे खुद के बैकअप नहीं हो सकते ना, ऐसा खुद का बैकअप कोई और होना चाहिए, ओके। अब तुम बोलोगे सर ए और बी एक साथ घूम रहे थे, दोनों मर गए, तो फिर आरओसी वगैरह देख लेगा, लीगल एड्स दोनों के आ जाएंगे, लीगल एड्स आ जाएंगे उसके। ये प्राइवेट लिमिटेड बात खत्म ना, सी अभी अभी अपनी काम करते हैं, सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा डाउट सॉल्व हो चुका, ध्यान दो अभी। और तुमको देता हूँ, चलो मान लो जेड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओके, इसका वो मेंबर इसको बनाते जेड को, मिस्टर जेड बोलो कुछ भी बोलो, इधर बच्चों मिस्टर बी नॉमिनी हो सकता है, अब अभी ए और जेड को एक साथ मत मार दो, ठीक है, मतलब मर भी सकता है वो बात अलग है, बट लॉ में अपने पास पावर दैट टाइम होता है कि हम सब कुछ चीजें रेक्टिफाई कर सकते हैं। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ये सब तुमको इंटर में रिपीट होगा सब, एक्चुअली मैं तुमको इंटर का ही सब एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है ना। मान लो अपने और एक चालू किया कंपनी वाई ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, चलेगा, इधर अपन ने मिस्टर वाई को बनाया एज अ मेंबर, वैलिड है, तो नॉमिनी बनने में बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने कंपनी का बनना है बनो, हाँ हाँ ये बात भी है, दैट विल सी ऑब्वियसली, यस। तो मिस्टर अभी जो बी है, अभी मिस्टर ए है, तुमको किधर और फिर से रिपीट दिख रहा है कि वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो मेंबर तो बच्चों एक ही ओपीसी का मेंबर रह सकता है वो एट ए टाइम, मिस्टर ए और एक नया ओपीसी नहीं खोल सकता है, मिस्टर ए, समझ रहे हो, मिस्टर ए कैन बी नॉमिनी ऑफ सम अदर ओपीसी, एक ही, बट वो भी एक ही। अब मिस्टर ए, आई टेल यू वन मोर थिंग, ध्यान दो, थोड़ा कंफ्यूज तुमको हो सकता है फिलहाल, ध्यान देना, मैं तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, समझा क्या, मैंने थोड़ा सा नॉमिनी हटा दिया है जेड और वाई के, ओके, ध्यान देना, मिस्टर ए यहां पे नॉमिनी बन सकता है, मिस्टर ए, बट मिस्टर ए यहां पे नॉमिनी नहीं बन सकता। अब इसमें पहले वाले एग्जांपल पर ये वाले एग्जांपल में क्या फर्क है ज्यादातर, अगर कोई भी बंदा ओपीसी में मेंबर है, ओनर है, तो वो बंदा कोई दूसरे ओपीसी, मैक्सिमम एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, जेपा क्या, अब देखो मिस्टर ए किधर मेंबर है क्या है, तो वो कोई दूसरे ओपीसी, मैक्सिमम एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, क्लियर और नो बच्चों, जेब रहा है कि नहीं जेब रहा है, तो इसलिए वाई में वो नॉमिनी नहीं बन सकता, कौन, ए। पहले वाले एग्जांपल में अगर मैं रिपीट करूं, ध्यान देना अभी, ये वाला बराबर ना, बी किधर मेंबर है क्या, तो बच्चों बी को लगा दो आग, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10-10 कंपनी में वो नॉमिनी बन सकता है, छेपा क्या। अब तुम बोलोगे सर वो 10 कंपनी में नॉमिनी है, ठीक है, वो किधर मेंबर नहीं है, और उसके बाद में मन हुआ तो मेंबर बनने का, बाकी सब उसको हटाना पड़ेगा, उसको 9 कंपनीज का नॉमिनेशन दे देना पड़ेगा, गिव अप कर देना पड़ेगा, जेब रहा है, यस क्लियर, ऑनलाइन जेबा क्या, इतना सारे लोग ऑनलाइन को नहीं, क्यों आज
यश समझ रहे हैं? नितिन ऑल ओके? विल गो अहेड, ध्यान देना। ओके, ये क्लियर हो चीजें? तो मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए, एज वेल एज अगर नॉमिनी बनना तो ये क्राइटेरिया तुमको सेटिस्फाई करना ही चाहिए। 120 डेज याद रखो प्लीज। आगे, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। वन सच कंपनी मतलब इनको कहना बच्चों, जो कंपनी में अगर वो मेंबर है उसके अलावा और ज्यादा कंपनीज में नॉमिनी नहीं हो सकता, मैक्सिमम एक ही कंपनी में नॉमिनी हो सकता है। हाँ हाँ आराम से, ऑब्वियसली। गुड क्वेश्चन, ध्यान दो। ये तुम्हारे मिस्टर ए है, वो उसका खुद का ओपीसी है, क्या मिस्टर ए रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता है क्या? रिलायंस के लिए, एशियन पेंट्स के लिए, ओएनजीसी के लिए, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ही कैन बी मेंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड आल्सो। ओबीसी का और एक नहीं चलेगा उसका, ये है क्या? कोई प्राइवेट लिमिटेड का हो गया, तुम्हारा सीएसके कंपनी है, सीएसके का टीम का कंपनी भी है, उसमें वो शेयर्स खरीद सकता है, समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, लिस्टेड अनलिस्टेड व्हाटएवर। नो माइनर, इंपॉर्टेंट है, माइनर और ओबीसी का कुछ संबंध नहीं आता, कभी भी नहीं आता, किधर भी नहीं आता। ओके, सो नो माइनर शैल बिकम मेंबर और इवन अ नॉमिनी ऑफ द ओबीसी, और नीदर, सब नो ही है, नो, एंड कैन ऑल्सो नॉट होल्ड शेयर्स विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब उसको डिविडेंड मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। माइनर और ओबीसी एकदम एंटी, ऑपोजिट ऑपोजिट। माइनर बच्चों और ओबीसी कुछ संबंध नहीं, ना मेंबर, ना नॉमिनी, ना कोई फायदा कंपनी के अंदर। फायदा मतलब इंटरेस्ट, नो, कंपनी में वाटे से थोड़ी आता, तो कुछ इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिविडेंड, कुछ भी नहीं। क्लियर? और दोनों अलग कर सकता है, हाँ, मतलब मिस्टर ए कैन स्टार्ट अनदर सेक्शनल कंपनी, बट सेक्शनल कंपनी एज ए ओपीसी नहीं चलेगा। मतलब अकेला बोल रहा कि सेक्शनल कंपनी है और मैं ही मेंबर हूँ, ओपीसी कैन नॉट बी अ सेक्शनल कंपनी, वो नहीं चलता। ओके, वो आएगा, वो सब आएगा अभी। आगे बढ़े, चेक करो। सच कंपनी मतलब बच्चों कौन सा? ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एंड नीदर कन्वर्टेड, कन्वर्ट नहीं कर सकते हम उसको सेक्शनल कंपनी में, एज वेल एज इनकॉर्पोरेशन करते वक्त ही हम बोलेंगे ओपीसी भी है सेक्शनल भी है, नहीं चलता है। जी रहा है क्या? ओपीसी और सेक्शनल का फिर से कोई संबंध नहीं। ओके, दो इट मे बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन सर्टेन केसेस, वो चलेगा। रेगुलर में प्राइवेट में लेके जाओ, रेगुलर में पब्लिक में लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी सेक्शनेट ना ही बनाते वक्त, ना ही बाद में तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सेक्शनेट कंपनी। क्लियर? ऐसे केस स्टडीज आते हैं, इंटर में भी बोलते हैं कि मिस्टर ए वो कंपनी चालू करने की थी, वो बहुत सारे डोनेशन चैरिटी भी करता है, तो उसने सोचा कि मैं ओबीसी चालू करता हूँ, जो ये काम करेंगे सेक्शनेट वाले। समझा क्या? ऐसा केस स्टडी आता है कि मिस्त्री को लगा कि अपन ओबीसी चालू करते हैं और चैरिटी का काम करते हैं, नहीं चलेगा। ओपीसी या सेक्शनेट नहीं चलता है, दोनों साल अलग अलग करो। सेम बंदा दो अलग अलग कंपनी चालू कर सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ओपीसी का रहेगा, सेक्शनेट का अलग रहेगा, वहां पे तुमको 2-4 मेंबर नॉर्मल वो सब लगेगा तुम अलग से। ओके, और एक चीज अलग, नहीं 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 नहीं, चेक ना, वही तो है। सच कंपनी ओपीसी कैनॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज। एनबीएफसी एक्टिविटीज मतलब क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट एल्स? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मानो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या तो शार्क टैंक, याद है ना शार्क टैंक, वैसे वाली चीजें ओपीसी ओपीसी नहीं कर सकती। एज वेल एज बच्चों ओपीसी किसी को लोन वगैरह भी नहीं दे सकती। एनबीएफसी बच्चों होता क्या है, इतना ही फर्क है बच्चों कि इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है। हाँ, पर लोन देते हैं लोग, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, वो तुम्हारा चोला मंडलम में कुछ तो कोटक का बैंक है, दूसरा रहेगा तो अलग है, मुथूट फाइनेंस, ये सब बैंक है क्या? और ये सब काम यही काम करते लोग, उसमें से कुछ कुछ लोग डिपॉजिट भी लेते हैं और लोन भी देते हैं, कुछ कुछ लोग उनके पास ऑलरेडी पैसा रहेगा और लोन देते हैं, तो ये तुम्हारा एनबीएफसी हो चुका, समझा? तो ये काम ओपीसी को अलाउड नहीं है, उसके लोगों को प्राइवेट कंपनी खोलना पड़ेगा, इंक्लूडिंग, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अभी है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स, ये सब। ओके,
ऑफ एनी बड़ी नहीं है ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एरर है। इंटर में भी ऐसे एरर है, फाउंडेशन में भी ऐसे एरर है। ओके, ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो, एनी बॉडी कॉर्पोरेट है वो। बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों इज अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। जेब रहे कुछ? ओपीसी बच्चों किसी का शेयर नहीं खरीद सकती। ओपीसी का मेंबर किसी का शेयर खरीद सकता है? yes. सही बात। तो तुमको कंसेप्ट तुमको समझ रहे फिर जेबा, इसलिए तुम्हें बोल रहे होल्डिंग सब्सिडियरी हो सकता है ओपीसी का? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके आगे, अब मुझको बताओ ओपीसी सब्सिडियरी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हारा वोटिंग पावर, मतलब मेंबर कितने बन सकते ओपीसी में? मैक्सिमम एक। किसी और ने शेयर लिया तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 मेंबर हो गए, चलेगा क्या ऐसा? तुम बोलोगे जो जिसने इनकॉर्पोरेट किया ओबीसी उसके पास सिर्फ रहने तो 70%, 30% किसी और को देते ना। अरे पर 30% किसी और को दिया मतलब मेंबर है ना। अरे ओबीसी कैसे रहेगा फिर वो? अब प्लस यहाँ पे बच्चों ओबीसी को अलाउड ही किसी और के शेयर भी लेना, तो ओबीसी होल्डिंग भी नहीं बन सकती। हाँ, ओबीसी नहीं कर रहे ना कन्वर्ट, वही तो बोल रहा हूँ। ओबीसी किसी के शेयर ले सकती, ओबीसी का ओनर मेंबर किसी के भी शेयर कुछ भी लेने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर है क्या? करा लो। बाकी का टाइम पास थियरी ज्यादा तुमको आता नहीं है पेनल्टीज का, तो ठीक है। इफ ओपीसी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी, वही मेंबर ही होने वाला है या फिर कोई और ओके कंपनी का, वो पॉइंट पूरी तरह से हट चुका है, अमेंडमेंट है वो। नलायक को नया नोट्स वापरो, बट जो भी है पूरा पॉइंट निकाल दो। वो वॉलंटरी कन्वर्जन वाला हट चुका है पॉइंट। वो था 50 लाख के ऊपर, कुछ फिगर दिख रहा है क्या? हाँ, और 2 साल के बाद ऐसा कुछ तो था, टर्नओवर 2 करोड़ 50 लाख, या फिर 2 साल के बाद ऐसा कुछ तो 2 इयर्स भी था वो था पहले प्रोविजन कि बोलता हूं ना कि तुम्हारा 50 लाख के ऊपर कैपिटल किया, मैं बोलता सुनो, और या फिर टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है ना, 2 करोड़ के ऊपर अगर जाता है, सुनो मेरी बात, तुम छोटे मोटे नहीं रह गए, अब तुम ओबीसी नहीं रह सकते, तुम बड़े हो गए, तुमको प्राइवेट में कंपलसरी या फिर पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे पर ओबीसी, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर तुम ओबीसी बोल रहे हो 2 करोड़ के ऊपर तुम्हारा टर्नओवर गया, काय का ओबीसी? फिर तुम बड़े हो गए, फिर प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाओ, तो ये पॉइंट निकाल दिया ना। पर अभी ये पॉइंट निकाल दिया है। अब ध्यान दो, यू विल गेट दिस केस कि अगर कोई ओपीसी है, ध्यान दो, और तुम्हारा टर्नओवर 10 करोड़ गया, तुमको कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अभी नहीं करना पड़ेगा, अभी नहीं करना। अब तुम नवंबर में भी अमेंडमेंट था, नहीं समझा? तो शेयर, सुनो मेरी बात, ओपीसी सुनो, ओपीसी का शेयर कैपिटल वाला कुछ क्वेश्चन, ओपीसी का टर्नओवर वाला कुछ क्वेश्चन, और बोलेंगे कन्वर्जन कुछ संबंध नहीं है। तुमको जान मुझके देंगे 50 लाख के ऊपर क्या क्या शेयर कैपिटल, 2 करोड़ के ऊपर क्या टर्नओवर, मतलब नो कन्वर्जन ना, नो कंपलसरी कन्वर्जन। ठीक है, मतलब अभी 100 करोड़ रहने तो टर्नओवर ओपीसी का चलेगा, वो ओपीसी ही रह सकता है। ओके आगे, पता नहीं सोल प्रॉपर्टी ऐसे 2 करोड़ के ऊपर किसका, 2 करोड़ टर्नओवर किया अकेला तो ठीक है, तो 1 साल के देखेंगे ना, इट इज पर ईयर टर्नओवर इज फॉर द ईयर, तो होगा धीरे धीरे तो होगा, इट इज फॉर द पर ईयर के हिसाब से। अच्छा, इफ ओपीसी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावीन्स मतलब फॉलो नहीं किया प्रोविजंस, they shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees and with a further fine which may extend to rupees 1,000 for every day after the first day during which such contravention continue। ऊपर किधर कुछ टाइम लिमिट था, 15 दिन 30 दिन 40 दिन ऐसा कुछ, बट दिया नहीं है अभी तुमको डायरेक्टली, बट कुछ चीजें बच्चों टाइम के अंदर करना चाहिए, 30 डेज 40 डेज वगैरह जो भी रहेगा। अगर वो फॉलो नहीं किया तो कितना बैठेगा तुमको पेनल्टी? मैक्सिमम नहीं 10,000, और पर डे के लिए आगे 1,000। ठीक है, तो इतना कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। हो गया बच्चे, तुम्हारा ओबीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर? आगे बढ़े। प्राइवेट कंपनी इंपॉर्टेंट मींस, तुमको मींस और इंक्लूड समझता है? मींस एंड इंक्लूड समझता है? इंक्लूड्स में ऐड, एक्स्ट्रा, मींस मतलब मीनिंग, और कुछ नहीं उसमें, हाँ और कुछ नहीं है।
और कुछ इंक्लूड हो सकता है। इंक्लूड्स में और कुछ चीजें इंक्लूड हो सकती है, एडिशन वाले मींस मतलब लिमिटेड इन नेचर है, उसको बाद में अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी मींस मतलब बेसिकली डेफिनेशन बहुत क्लियर क्रिस्टल है, इसमें कंफ्यूजन उनको रखना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बच्चों अभी क्या प्रिस्क्राइब्ड है? कुछ भी नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, 0 रुपीज। प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है? एमसीए ने बताया या फिर रूल्स ने बताया कितना होना चाहिए मिनिमम कैपिटल। सी ये चीजें चेंज हो सकती है हर साल, 2 साल 4 साल में, तो बार बार अमेंडमेंट इनको करना नहीं है। तो उन्होंने क्या बोल दिया? एमसीए। एमसीए पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। तू क्या एमसीए स्टेडियम पे चला गया क्या? नहीं ना। देखो बोल रहा हूं। हाँ कोऑपरेशन वो रहेगा कुछ। हाँ कोऑपरेशन अलग नहीं, कोऑपरेशन अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग हो गया, वो अलग। ओके तो प्रिस्क्राइब मतलब एमसीए जो बोलेगा वो। अब एमसीए क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। तो यू कैन हैव अ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इवन विद 0 कैपिटल, ठीक है। बट अब ध्यान देना, एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स? क्या आर्टिकल्स लिख रहे बच्चों लोग इधर? ये आर्टिकल्स मतलब क्या? वेरी गुड, एओए। सी डेफिनेशन बच्चों कहना क्या चाहता है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका कैपिटल का कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल, बट ऐसी कंपनी जो उसके एओए के हिसाब से, एओए में क्या क्या लिखा गया वो देखना पड़ेगा आपको। और 3 इंपॉर्टेंट चीजें एओए में, ओनली 3 इंपॉर्टेंट चीजें, 1 2 3। झेपा कि नहीं झेपा? पक्का? तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन इट्स एओए। बच्चों एओए में होता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। चलो नाउ देखना बच्चों, पॉइंट नंबर 1 देखो और पॉइंट नंबर 3 भी देखो, और मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ और वो हाईलाइटेड चीजों का मुझको डिफरेंस समझाओ। तुम बताओ, रिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोहिबिट्स का मेरे को डिफरेंस बताओ। ओके, रेस्ट्रिक्शन मींस अलाउड बट लिमिटेड, प्रोहिबिटेड मींस इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, समझा? तो रेस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। शेयर्स बच्चों कंपनी के होते हैं या मेंबर्स के होते हैं? मेंबर्स के होते हैं। क्या कोई कंपनी खुद के शेयर्स, उनके शेयर्स की ओनर हो सकती है क्या? नहीं। आई गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। तो शेयर्स किसके हैं? मेंबर्स के हैं। ट्रांसफर मतलब वो क्या किसी को बेच रहा है मान लो, है ना। तो कोई मेंबर को अगर शेयर्स उसके खुद के बेचने देने हैं तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन आएंगे। अलाउड है बट विद रेस्ट्रिक्शन। क्लियर और नो? विदाउट एनी परमिशन, तो उसका क्वांटिटी का लिमिट का नहीं प्रॉब्लम। बट अगर तुमको परमिशन लेना पड़ रहा है तो प्राइवेट कंपनी, अगर परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही तो पब्लिक कंपनी। ऐसा मान लो अपन शेयर्स खरीदते बेचते ऑनलाइन, तो लिस्टेड कंपनी से वो लिस्टेड मतलब पब्लिक कंपनी है, वो अपन किसी को पूछते क्या? किसी को नहीं पूछ रहे, दैट इज दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तुमको अगर किसी का परमिशन लगता है बेचने के लिए देन रिस्ट्रिक्शन है। क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं, 1 शेयर बेचो 100 शेयर बेचो उसका नहीं कुछ लेना देना। ओके I'll just give you one more example, उसको अपन बोलते हैं restrictive, इसका राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन बोलते हैं, राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन। मतलब बच्चों मान लो I'll just give you an example कि प्राइवेट लिमिटेड है, ओके कोई कंपनी, उसमें तुम्हारे ए बी सी डी 4 मेंबर्स है, चलता है ना, मिनिमम 2 थे, मैक्सिमम 200 तो चलता है ना, प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये कंपनी के एओ में से लिखा गया है कि अगर जिसको भी जो भी शेयर्स बेचने हैं अपने, तुम किसी और को नहीं दोगे, तुम पहला प्रायोरिटी हम लोगों को ही दोगे, बच्चे कुछ मेंबर्स को। अगर हमने सबने ना कहा तो तुम बाहर जाके किसी को बेच सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन। कुछ समझा नहीं समझा? अब इसमें रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड है ये, समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? ओके गुड। आगे और तीसरे पे आता हूं मैं। अब ध्यान देना बच्चों, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। बच्चों इधर हैव दे यूज्ड द वर्ड सिक्योरिटीज? यहाँ पे क्लियर कट लिखा है शेयर्स। डिबेंचर्स बेच मारो, डिबेंचर्स बेचो, बॉन्ड्स बेचो, प्राइवेट लिमिटेड को, इसका तुमको कुछ लगेगा, कुछ लेना देना इसके डेफिनेशन के साथ, तो तुम फ्रीली भी ट्रांसफर कर सकते हो या फिर रेस्ट्रिक्शन के साथ भी कर सकते हो, उसको कोई लेना देना नहीं। बस यहाँ पे हमको देखना है शेयर्स। शेयर्स इज बेसिकली ओनरशिप इन द कंपनी, है ना। पॉइंट नंबर 3, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। क्या नहीं चलेगा? पब्लिक ऑफर नहीं चलेगा, पब्लिक ऑफर बच्चों नहीं चलेगा।
बट सर सगळ्यांच्या मर्जीने करू शकतात ना ते दोघे कन्वर्ट कन्वर्ट सब चलता है रे बाबा, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट सब चलता है, ओपीसी टू पब्लिक, ओपीसी टू प्राइवेट चलता है। ओके नहीं उल्टा ही होता एखादा पार्टनर मतलब नहीं। नहीं ओके पब्लिक ऑफर नॉट अलाउड। प्राइवेट में जोरात असतात त्यातले एक मला पण तू म्हणला आता मला ओपीसी करायचं नाही पूरा उसे क्लोज करके नया होता है अपनी कंपनी बंद करो पूर्णच कन्वर्ट फाइंड अप होगा तो कंपनी अलग है ना, अरे कंपनी नेचर ही अलग है। कंपनी कौन सा वो बढ़ रही है आगे, अच्छा बढ़ रही है वो आगे, कम नहीं होता। ओके पब्लिक ऑफर बच्चों नॉट अलाउड ऑफ एनी सिक्योरिटीज। अब बच्चों यहाँ पे सिक्योरिटीज लिखा है, यहाँ पे शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर सब इसमें आएगा, तो तुम पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। हाँ या ना? अब प्लीज याद रखना तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि वन किधर कुछ दिया उन्होंने, ठीक है नहीं, चलो ये हो गया बच्चों। सो फर्स्ट वन रेस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, तीसरा अलाउड ही नहीं है पब्लिक ऑफर बिल्कुल भी। देन second except in case of one person company limits the number of its members to 200 मैक्सिमम बच्चों कितना लिमिट तुम्हारा यहाँ पे 200 छिपा। एक्सेप्ट ओबीसी, क्योंकि ओबीसी का मिनिमम मैक्सिमम क्या 1 ही है तो उसको छोड़ ही दो, बट ओबीसी इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट अ प्राइवेट कंपनी। याद आया? ओके आगे आगे देखो अभी प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो है, मतलब कुछ और चीजें बताई गई हैं उसमें, दैट वेयर 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, joint owners की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ या ना? They shall for the purposes of this clause मतलब point number 2, okay, shall be treated as a single member only। okay ध्यान देना, मैं बच्चों यहाँ पे मान लेता हूँ शेयर होल्डर है कोई, ओके शेयर होल्डर, देन नंबर ऑफ शेयर्स, ओके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मान लो शेयर होल्डर ए है ना, उसके बाद बच्चों मान लो 10 शेयर्स है, वो कितनी बार मेंबर माना जाएगा? एक ही बार। करेक्ट लिया? ओके 10 बार मेंबर माना जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। ये अपन लेते हैं बी एंड सी, कुछ समझा कि नहीं समझा? यस लिया, जॉइंट ओनर्स है। इसके बाद बच्चों मान लो 100 शेयर्स है, उनको कितनी बार काउंट किया जाएगा? एक ही बार माना जाएगा। झेपा सभी को? क्लियर लिया? तो जो भी जॉइंट बी एंड सी, बी सी डी भी करना रहा तो भी बच्चों मेंबर्स वो एक ही बार माने जाएंगे। इट इज नॉट डिपेंडेंट नंबर ऑफ शेयर्स और कितने जॉइंट ओनर्स है, तो सभी जॉइंट ओनर्स को एक ही बार काउंट किया जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू ऑनलाइन? पक्का समझ रहे हैं? 3 रहते शायद, प्रैक्टिकली शायद 3 रहते, ज्यादा नहीं रहते, रूल्स है उसके लिए। ओके एवरीबॉडी आगे बढ़े। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बच्चों और एक अच्छा इंटरेस्टिंग केस, ठीक है ध्यान देना। अ persons who are in employment of the company, है ना, and persons who have been formerly in the employment of the company, मतलब पहले वो members, पहले वो employee थे कंपनी के, okay, and were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। अब ध्यान दो कहना क्या है, देखें पॉइंट नंबर ए में बच्चों है वो मेंबर एंड करंट एम्प्लॉई, मैं ई लिखता हूं फॉर एम्प्लॉई, ठीक है क्लियर लिया। और पॉइंट नंबर बच्चों बी में है वो करंट मेंबर, वेरी गुड, एंड लिख रहा हूं मैं एक्स एम्प्लॉई। मतलब क्या? पॉइंट नंबर बी बच्चों क्या कहना चाहता है? अब ध्यान देना, क्लियर अटेंशन, ओके। कोई बंदा है उसने कंपनी ज्वाइन की एज अ एम्प्लॉय और उसने शेयर्स खरीदे कंपनी के, तो वो क्या है? करंटली मेंबर भी है और एम्प्लॉय भी, वो कैटेगरी 1 में आया, ठीक है। बाद में बच्चों उसने आगे जाके रिटायर वगैरह हो चुका है या फिर जॉब छोड़ दिया, तो उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म, जॉब छोड़ दिया, वो एम्प्लॉय है कि अभी नहीं, उसने कंपनी के शेयर नहीं बेचे, तो अभी भी वो मेंबर है पर एम्प्लॉय था, मेंबर है पर एम्प्लॉय था। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये तुम्हारे 2 कैटेगरीज हो गए, ओके। इनको बच्चों हम नहीं काउंट करेंगे, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू द अपर लिमिट ऑफ 200। ऑनलाइन बताओ समझा कि नहीं? हाँ, इनको 200 के अपर लिमिट में हम काउंट
नहीं करेंगे। इसलिए मैं जब अपना इंटर चालू होता है ना, मैं फर्स्ट डे पे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कोई स्कोप है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो। एम्प्लॉय वेट में रखने का शेयर 200 से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ 500 1000 भी हो सकते हैं। वो अभी भी मेंबर्स है और अभी भी एम्प्लॉयज है। बट प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या चीज है बच्चों यहाँ पे, वो 200 के अपर लिमिट में हम लोग उसको काउंट नहीं करते। उनको दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ 200। कुछ झेपा कि नहीं झेपा? हाँ देते हैं ESOP और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पे तो अपन को देते हैं। डिस्काउंट पे मिलता है डिस्काउंट आणि आयपीओ ला पण त्यांना डिस्काउंट भेटतात एम्प्लॉय कोटा रहता है। अभी LIC का था ना, कौन सा एम्प्लॉय का था या फिर वो होल्डर्स का भी था, है ना? समझा कि नहीं? सब ऑनलाइन ऑल क्लियर क्लियर? बोलो मुझको, बात समझी क्या? पॉइंट नंबर A एंड B ये वाला। एनी डाउट अमर, प्रेरणा, नितिन, खुर्रम? लिखो ये सब, तुमको लिखना है तो। तुमको मैंने 2 एग्जांपल दी, एक ये वाला है इधर। जूम करूँ क्या? ठीक है, लिखो। आगे बढ़े अपन, चलो। तो लोग काउंट नहीं होंगे इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 200। बाकी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, मिनिमम कैपिटल कुछ है अभी प्राइवेट को? नहीं। मिनिमम नंबर बच्चों 2 और मैक्सिमम 200, बट एक्सक्लूडिंग तुम्हारे ये सब हो चुका। राइट टू ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक ऑफर। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, हम लोग इसको आएंगे बच्चों, ठीक है? स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी एंड OPC कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। ओके, डन टिल हियर? आए अपन स्मॉल कंपनी में अभी, ठीक है? रेडी। चलो, अनदर कैटेगरी ऑफ कंपनी बच्चों, नितिन को पता नहीं, देना तो चाहिए, होपफुली देना तो चाहिए था पर ऑफिशियल नहीं पता मेरे को। हाँ ना, स्मॉल कंपनी इज अ कैटेगरी। ध्यान देना प्लीज, अंडरस्टैंड नाउ। सी मुझको बताओ, OPC प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उसके आगे अपन जाते जाते से पब्लिक लिस्टेड कंपनी। क्या बोला मैंने? OPC प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड। तो कंपनीज बढ़ते जा रहे हैं, मैं जो तुमको बता रहा हूँ, कंपनीज बढ़ते जा रहे हैं मतलब उनका क्वांटम बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, टर्नओवर, कैपिटल वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसे कंपनी बढ़ती गई तो क्या उनके कंप्लायंसेस बढ़ेंगे? कंप्लायंस समझते हैं, रिपोर्टिंग विद द गवर्नमेंट बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है? सिमिलरली प्राइवेट कंपनीज जो है उनको कुछ ना कुछ बच्चों एग्जाम्पशन मिलेंगे। एग्जाम्पशन मिलेंगे मतलब क्या? उनको कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एग्जाम्पशन मतलब रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाउएवर हर एक प्राइवेट लिमिटेड बच्चों कंपनी बाय डिफॉल्ट पब्लिक में कन्वर्ट नहीं होती है। हर एक प्राइवेट लिमिटेड बच्चों आगे जाके तुम्हारी लिस्ट नहीं होती है। तो प्राइवेट कंपनी में भी हम थोड़े से 2 कैटेगरी बना रहे हैं, एक बड़ी वाली प्राइवेट लिमिटेड और एक छोटी वाली प्राइवेट लिमिटेड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ओके, तो अब जो छोटी वाली प्राइवेट लिमिटेड रहेगी उसको हम कहेंगे छोटू कंपनी, छोटू कंपनी, स्मॉल कंपनी। अब ये स्मॉल कंपनीज को हमको करना है कुछ चीजों से एग्जेम्प्ट। जो बड़े वाली प्राइवेट है उनको अभी भी ऐसे ही रखा, मतलब उनको अभी भी कंप्लायंस करना है। तो एग्जेम्पशन दिया है छोटे वाले कंपनीज को, छोटे वाले कंपनीज। ओके, तो ध्यान देना, छोटे वाली कंपनीज का उन्होंने कैटेगरी बना दिया। वरना होता क्या था लॉ में, वो लॉ में लिख सकते थे प्राइवेट लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड, तो सब आ गए, फिर सब प्राइवेट लिमिटेड आ गए, बड़े वाले प्राइवेट लिमिटेड भी आ गए। तो हमको वो नहीं करना था, हमको बस छोटे वाले प्राइवेट लिमिटेड को एग्जाम करवाना था। ओके, तो चेक, दूसरे उन्होंने कैटेगरी बनाया। तो स्मॉल कंपनी इज मीन्स 220 नहीं आया क्या नीचे? मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। ध्यान दो बच्चों, पब्लिक कंपनी नॉट अलाउड, बोलता हूँ पब्लिक कंपनी नॉट अलाउड एज स्मॉल कंपनी, मतलब कंसिडर नहीं होगा, ठीक है? ध्यान देना, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores। ये 2 करोड़ हो चुका है ना? हम्म
नहीं हो गया इधर चेंज 20, ये 2 करोड़ से बच्चों। और ये तुम्हारा 20 करोड़ से। ये आया ना इधर, किया ना उन्होंने 2 करोड़ एंड 20 करोड़, दिख रहा सभी को? तो ऊपर कर दो चेंजेस, उन्होंने ऊपर करना चाहिए तो बाद भाई ने नीचे कर दिया। वाह, ओके। पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम और टर्नओवर बच्चों 20 करोड़ से कम, और नीचे के अंदर क्या जो है दोनों में एंड दिया है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पेड अप भी 2 करोड़ से कम, कैपिटल और टर्नओवर भी 20 करोड़ से कम, हाँ या ना? हाँ, उसको भूल जाओ, बोलता हूं मैं, क्यों भूल जाओ बोलता हूं मैं, ठीक है? सुनो मेरी बात। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। इसको बच्चों फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि इट इज लाइक एन प्री अप्रूव्ड अपर लिमिट। कुछ समझा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जब बच्चों लॉ लाया, जब बच्चों लॉ बनाया था, ठीक है, उन्होंने एक ओवरऑल अपर लिमिट लेके रखा था 10 करोड़ का। जब लॉ लाया पहली बार 2013 में सी, तब अमाउंट एप्लीकेबल था 50 लाख। थैंक यू, ओके। और अपर लिमिट कितना था? 10 करोड़। सी, एप्लीकेबल एंड अपर लिमिट दोनों चीज अलग अलग चीज है। क्या बोल रहा हूं मैं अभी? अब लिमिट कौन सा एप्लीकेबल है और अपर लिमिट क्या है, ये दोनों चीज अलग अलग चीज है। तो पहले एप्लीकेबल क्या था? 50, अपर लिमिट 10 करोड़ है, तो 50 लाख का बजट उन्होंने बढ़ा के दिया, क्योंकि अपर लिमिट 10 करोड़ तक को बढ़ा सकते हैं। भाई 60 साल तक लॉ नहीं चेंज होता ना। 1956 के बाद 2013 में आया है, तो उन्होंने पहले से परमिशन लेकर रखा है कि हमको जब मर्जी हो जाए हम उसको बढ़ा सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग अ स्मॉल नोटिफिकेशन। बात खत्म। फिर से सब एक एक वर्ड चेंज करने के लिए हम लोग थोड़ी पार्लियामेंट में जाते बैठेंगे अमेंडमेंट करने के लिए। आई गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए प्री, इट इज अ प्री अप्रूव्ड लिमिट, अपर लिमिट ऑफ 10 करोड़। एप्लीकेबल क्या है बच्चों तुमको? 2 करोड़। जेपा क्या? पेड अप कैपिटल। सिमिलरली इन्होंने अभी मुझको बताओ टर्नओवर में प्री अप्रूव्ड अपर लिमिट कितना लेकर रखा है? प्री अप्रूव्ड अपर लिमिट कितने का लेकर रखा है? प्री अप्रूव्ड अपर लिमिट पूछा मैंने। पर अभी एप्लीकेबल कितना है? 20 करोड़। अच्छा, मतलब आगे आगे कभी भी बढ़ा सकते हैं ना वो लोग, मैं वही तो बता रहा हूँ तुमको, आगे कभी भी बढ़ा सकते हैं है। ओके, मान लो बच्चों तुमको, लेट अस फॉर एग्जांपल, तुमने बैंक ने तुमको फोन किया, तुम्हारे बैंक ने, सर आपको 20 लाख का लोन मंजूर है, तुमने 20 का 20 ले लो क्या? अभी तुमने 5 कर लिया फिलहाल, ऐसा हो सकता है ना? तो जो करंट लिमिट है तुमको उतना देखना है, नॉट दी प्री अप्रूव्ड अपर लिमिट वाला अमाउंट। जेपा, ओके। सो टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर पीएनएल ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अरे भाई करंट ईयर में तो स्मॉल हो गया नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन पिछले साल का टर्नओवर, हाँ या ना? पिछले साल का टर्नओवर 20 करोड़ के नीचे होना चाहिए। हाँ, ओके, डज नॉट एक्सीड 20 करोड़। और सतत हायर अमाउंट को बच्चों मार दो गोली। मतलब इसमें बच्चों का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ओके कि हर साल कोई कंपनी, मतलब एक बार कंपनी स्मॉल कंपनी बन गई तो परमानेंटली वो स्मॉल कंपनी रहेगी? अच्छा, एक साल में वो स्मॉल कंपनी नहीं है, क्या दूसरे साल वो स्मॉल कंपनी बन सकती है? हाँ, बिकॉज डिपेंड्स, मतलब हाँ वही बोल रहा हूँ, पॉसिबल है टर्नओवर। सी, अगर एक साल में बच्चों मान लो, सुनो, एक साल में 20 करोड़ के ऊपर टर्नओवर गया तो अगले साल वो स्मॉल कंपनी में रहेगी क्या? नहीं। और वही अगले साल में टर्नओवर फिर से 20 करोड़ के नीचे गया तो उसके अगले साल में फिर से वो स्मॉल कंपनी मान सकते हैं ना अपन उसको। सो स्मॉल कंपनी इज नॉट अ परमानेंट स्टेटस, इट डिपेंड्स ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ये बात कहनी चाहिए, मतलब कोई ईयर में स्मॉल हो सकती है, कोई ईयर में वो नहीं हो सकती है, ठीक है? एक्सेप्शन, मतलब कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती? होल्डिंग कंपनी बच्चों नहीं चलेगी। अब भले, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, भले टर्नओवर 20 करोड़ से कम रहने दो, कैपिटल 2 करोड़ से कम रहने तो भी, हाँ, टर्नओवर 0 रुपीज रहने दो, अगर पब्लिक कंपनी है नॉट अ स्मॉल कंपनी, ठीक है? सब्सिडरी कंपनी नॉट अलाउड, सेक्शन 8 नॉट अलाउड, एंड स्पेशल एक्ट कंपनी कोई भी ना, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनी, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। हाँ, उनको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं माना जाएगा, स्टेटस नहीं मिलेगा ऑफ स्मॉल कंपनी। ये तो तुम्हारे नहीं आएंगे एज स्मॉल कंपनी।
जैसे तुम्हारे बच्चों सेक्शन कंपनीज नहीं माने जाएंगे, सॉरी तुम्हारे स्मॉल कंपनीज नहीं माने जाएंगे, ठीक है, क्लियर है लियो। स्मॉल कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक चलता ही नहीं ना, तो बचा कौन, प्राइवेट। पेड़ बच्चों कितना, ये तुम्हारा 2 करोड़ अभी, क्या ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, टर्नओवर कितना 20 करोड़, कौन कौन नहीं हो सकता, सेक्शन 8 होल्डिंग सब्सिडरी, और तुम्हारा कौन, पब्लिक ऑल्सो, स्पेशल ऑल्सो, यस, क्लियर डिलियर, आगे बढ़े। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ बेस्ट है ना। तो मुझको बताओ, तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक ऑफर दे सकते हैं, मैक्सिमम कुछ नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो ये सब तुम्हारा आ गया, और मिनिमम शेयर कैपिटल भी अभी इनको कुछ एप्लीकेबल नहीं है। एक पॉइंट इसमें एक्चुअली बट इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, तो मतलब कौन सा बच्चों, अगर वो प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक कंपनी ना, मतलब दैट इज बच्चों पब्लिक, ओके। तो कोई कंपनी है, ओके, जो पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है, shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such subsidiary continues to be a private company in its articles। मतलब A लिमिटेड होल्ड्स, मान लो बच्चों B प्राइवेट लिमिटेड, तो भी क्या हो जाएगा, B will be deemed as public company। सब्सिडियरी कंपनी दूसरी कंपनी चालू की सब्सिडियरी कंपनी चालू किए ऐसे नहीं, ओनरशिप कंट्रोल है, ए के पास बी का कंट्रोल है। होल्डिंग मतलब बड़ा और सब्सिडियरी मतलब इसके ऊपर कंट्रोल करता है ना। तो बच्चों ए होल्डिंग हुआ ना, और बी तुम्हारा सब्सिडरी। इफ ए कंट्रोल्स बी, अब कंट्रोल वगैरह तुमको मैं बाद में समझाऊंगा ना, होल्डिंग कैसे बनते हैं वो बताऊंगा तुमको मैं, पर जब ए के पास कंट्रोल है बी का, तो ए होल्डिंग बन गई, बी सब्सिडरी बन गई। होल्डिंग के मतलब होने के लिए फिर से अपने पास 2-3 क्राइटेरिया है, देखेंगे उसको अपन, हो गया यहाँ तक। तो इवन इफ बी इट इज प्राइवेट लिमिटेड, तो भी क्या डीम्ड माना जाएगा, वो पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड के कुछ एग्जेम्पशंस बी को नहीं मिलेंगे, ओके, बी के बच्चे एग्जेम्पशंस नहीं मिले, प्राइवेट लिमिटेड के एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे बी लिमिटेड को, इट इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। आगे जाओ मैं, सो पब्लिक कंपनी सिग्निफिकेंट फीचर्स, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन क्लॉजेस नहीं है बच्चों, शेयर फ्री ट्रांसफरेबल, नो मिनिमम कैपिटल, तो चलो ठीक है, ये याद रखो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम कुछ नहीं, एंड सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक इज आल्सो डीम्ड एज ऑलवेज पब्लिक कंपनी, ओके। According to section 3(1)(a), a company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons where the company is to be formed as public। चलो वो कुछ बड़ी बात नहीं, वो छोड़ दो उसको, ठीक है। हाँ, होल्डिंग आउट नहीं, होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, समझा, किसके पास, कोई ना कोई कंपनी के पास दूसरे का कंट्रोल है, ध्यान देना। सो होल्डिंग एंड सब्सिडरी आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब बच्चों मैंने अपन ने बोला फादर, तो बाय डिफॉल्ट सन या फिर डॉटर आएगी, अपन ने बोला हस्बैंड, तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वाइफ वगैरह आएगी, तो अगर होल्डिंग बोला तो बच्चे बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई सब्सिडरी आएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर होल्डिंग है तो सब्सिडरी है, सब्सिडरी तो होल्डिंग है, तो इसलिए वो रिलेटिव टर्म्स है, क्लियर। सर म्हणजे रिलायन्स कंपनी आणि त्याचे जे बाकीचे जे कंपनीज आहेत ते रिलायन्स कंपनी, रिलायन्स ची सबसिडियरी कंपनी जिओ झाली ना, हां, आणि रिलायन्स कंपनी हे झाली होल्डिंग। A company is a holding company in relation to one or more other companies, okay, मतलब obviously एक कंपनी होल्डिंग बन सकती है एक ही कंपनी की, या फिर एक कंपनी को होल्डिंग बन सकती है बहुत सारे कंपनीज की, वो प्रॉब्लम नहीं है। Are you getting my point or no? Means a company of which such companies are, बाकी कंपनीज बच्चों सब्सिडरी कंपनीज है, फालतू का डेफिनेशन है, फालतू का डेफिनेशन है, ठीक है। सब्सिडरी में एक्चुअली उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, होल्डिंग के कोई डेफिनेशन कुछ काम का नहीं है। For the purpose of this clause, explain company includes even a body corporate. Whereas section 287 defines subsidiary company, important now, in relation to any other company, that is to say holding company। ये संबंध है ना, तो वाइफ को कैसे समझाओगे, हाँ इसका हस्बैंड है, हस्बैंड को कैसे समझाओगे, हाँ इसके पास वाइफ है, तो वो वाली बात है। सब्सिडियरी कौन है, उसके पास होल्डिंग कंपनी, ओके। तो सब्सिडियरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, मीन्स अ कंपनी, यहाँ पे जो लिखा है ना अ कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी है वो, सब्सिडरी, यहाँ पे ये सब्सिडरी है, ये कंपनी सब्सिडरी मानी जाएगी जिसमें
होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है ये हमको देखना है। जेपा क्या मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी बच्चों कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडीज, कंट्रोल है ना। कंपोजिशन मतलब बच्चों क्या लगता तुम? हाँ, कंपोज मतलब लाना और निकालना। हाँ, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को निकालना है फिर रखना, अपॉइंट करना है फिर रिमूवल का पावर अगर कोई कंपनी के पास है, तो जिसके पास कंट्रोल है दैट इज होल्डिंग, जिसको निकाल रहे हो दैट इज सब्सिडरी, और जो कंपनी से निकाल सकते हो वो तुम्हारा हो गया सब्सिडरी। ओके, सो कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडीज। या फिर और लिखा है, एंड लिखा है, और तुम दूसरे तरीके से भी होल्डिंग सब्सिडरी बन सकते हो। कैसे? exercises or controls more than one half of total voting power, either on its own or together with one or more of its subsidiary companies. Basically तुम्हारे पास दूसरे कंपनी का more than one half का voting power है, 50 plus, not at 50, 50.2 चलेगा, 50.5 चलेगा, 50.7 चलेगा, 51 चलेगा, 50.1 भी चलेगा। वोटिंग पावर, हाँ, 1 शेयर 1 वोट, तो तुम्हारे पास कितने वोटिंग पावर है, कितने शेयर्स है, ऐसा। हाँ, 5001 ऐसा ऐसा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ यस। होल्डिंग कंपनी जर कोणी एका घेतलं तर ती पण सबसिडी बन जाएगी। सबसिडीची सबसिडी होल्डिंग सबसिडी। Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed. I think फिलहाल बच्चों नंबर कुछ 3 का है, अपन देखते हैं इसको। बेसिकली ए का सब्सिडरी बी, बी का सब्सिडरी सी, सी का सब्सिडरी डी, डी का सब्सिडरी ई, ऐसा नहीं चलेगा। ए का बी, बी का सी, यहाँ तक वो चलता है जनरली। हाँ, मतलब सब्सिडरी का सब्सिडरी की बात कर रहे हैं हम लोग, सब्सिडरी के सब्सिडरी की बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दो, सी ए है लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, इतना सारे सब्सिडी चल सकते हैं। ओके, जो नाम दे, हाँ ये होल्डिंग कंपनी ना, बी सी डी एफ जी, ठीक है। ये लेयर मतलब क्या? सब्सिडरी के सब्सिडरी, वो उसको लिमिट्स है। छेपा क्या? तो ये तुम्हारे, इसको अपन अगर प्रैक्टिकली बोला जाए, अपने इसको ग्रुप कंपनीज बोलते हैं, ग्रुप कंपनीज। ये बच्चों क्या हो गया? ग्रुप कंपनीज बोल सकते हैं अपन, ठीक है। टाटा, टाटा बच्चों, टाटा पूरा टाटा ग्रुप, कितने सारी कंपनीज उनके पास, तो तुम्हारे उसमें लेयर्स कितने हैं वो दिखना चाहिए। दे आर ऑल एंटायरली ग्रुप कंपनीज, रिलायंस वगैरह है कि नहीं बच्चों? यस, तो उनके बहुत सारी कंपनीज है ना। अरे हाँ, ध्यान देना अभी किधर गए अपन। For the purpose of this section, a company shall be deemed to be a subsidiary of a company or subsidiary of holding company, even if control referred to in 1 and 2 or is of another subsidiary of the holding company। कुछ तुमको झेप नहीं रहा है ना, ध्यान दो पहली बात। ओके, let us say A holds B and B holds C। ध्यान तो दो, A holds B and B holds C। क्या बच्चों A C के अंदर कुछ होल्ड कर रहा है? नहीं, डायरेक्टली कर रहे हैं। डायरेक्टली है क्या? डायरेक्टली। A holds anything in C, तो भी बच्चों A होल्डिंग मानी जाएगी C की। देखो, a company shall be deemed to be subsidiary, C will be बच्चों deemed subsidiary of the holding company, ये वाला, even if the control referred in 1 and 2, कौन सा BOD वाला कंट्रोल है, फिर 1 वाला कंट्रोल is of another subsidiary of such holding। अरे भाई समझा कि नहीं समझा? सी में कंट्रोल किसका है? ऐसे देखा जाए तो बी का है, बट बी सब्सिडरी है ना ए की, तो बच्चों माना जाएगा सी इज डीम्ड सब्सिडरी ऑफ ए। झेपा, गुड। आगे, द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बीओडी shall be deemed to be controlled by another company if that other company may exercise by excess of some power exercisable by its discretion, mahakasam, can appoint or remove all or majority directors। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कशन मतलब क्या? डिस्क्रिप्शन, चॉइस,
चॉइस। मतलब बच्चों कोई कंपनी के पास दूसरे कंपनी के बीओडी को लगाने का या फिर निकालने का पावर है ना। बट कितने डायरेक्टर, एक डायरेक्टर, दो डायरेक्टर, हाँ, ऑल और मेजॉरिटी, तो ही हम बोलेंगे को दूसरे कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ध्यान तो दो रे तुम लोग, चलो जाते हो। ए और बी है, ठीक है। अब बच्चों तुम्हारे पास कोई भी कंपनी, मान लो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि बी के पास मान लो बच्चों 8 डायरेक्टर्स है। कितने? 8 डायरेक्टर्स है, ठीक है। क्लियर लिया। अब ए के पास अगर पावर है सभी 8 को कंट्रोल करने का कि किसको निकाले किसको रखे, ऐसा पूरा कंट्रोल इनके पास, किसके पास? ए के पास। तो हम कहेंगे हाँ ए होल्डिंग है। अगर बच्चों ए के पास 2 डायरेक्टर्स का कंट्रोल है, कितना? 2 डायरेक्टर्स, कि हाँ भाई हम चूज करेंगे कि 2 डायरेक्टर हमारे कौन से रहेंगे, किसको लगाना है किसको निकालना है। 2 जगह, 8 में से 2 जगह हमारे खाली रखो। खाली रखो मतलब हम चूज कर सकते किसको बैठाना है किसको निकालना है, वो 2 जगह पे। इन दैट केस ए इज होल्डिंग? नो, क्योंकि ऑल या फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का पावर तुम्हारे पास नहीं है। 50% 4 प्लस चाहिए, 5 एंड अबव। झेपा कि नहीं झेपा? ओके, तो आप लिखें लेट अस से मोर देन 4 लिखते हैं अपन, या फिर एटलीस्ट 5 कर दो। एटलीस्ट 5 रहा कंट्रोल, देन होल्डिंग। हाँ हाँ हाँ, यस दे कैन। सभी को समझेगा क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, कंट्रोल्स और बच्चों ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। आगे बढ़े अपन। ये पॉइंट थोड़ा सा तुमको बच्चों कॉम्प्लिकेट हो सकता है ना। हाउ कैन यू बिकम बच्चों होल्डिंग कंपनी? अगर तुम्हारे पास बच्चों कितना मोर देन 1/2 का पावर है, अग्रीड और नो, मोर देन 50% का, ठीक है। बाय इटसेल्फ, इधर एट इट्स ओन, खुद, या फिर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। इसके एग्जांपल दूं तुमको, ध्यान देना। ए कंट्रोल्स बी, मैं यहाँ पे ऐसे परसेंटेज लिखता हूं, चलेगा क्या? लेट अस से 55%। होल्डिंग सब्सिडरी है कि नहीं है? मैंने से परसेंटेज मतलब वोटिंग पावर, ठीक है। ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ठीक है। अब ध्यान देना, ए होल्ड्स बी 60%, बी होल्ड्स सी 55%। बोलो ए और सी है कि नहीं है होल्डिंग सब्सिडरी? यस। अभी तो अपने उधर ही देखा था, ये भी होल्डिंग है फिर ये भी सब्सिडरी है। ओके, मतलब वैसे इसमें देखा जाए 2 संबंध है। ए इज होल्डिंग ऑफ बी, तो बी सब्सिडरी होगी, एंड बी इज होल्डिंग ऑफ सी, तो ये भी तुम्हारा डीम्ड है। ये समझा सभी को? ऑल राइट, और एक एग्जांपल देखते हैं अपन, इधर लिखते हैं अपन, चलो ठीक है। अब ध्यान देना, ए होल्ड्स बी 60%, चलेगा? अपन उससे 2 सब्सिडी कर सकते हैं, चलो ठीक है। ए होल्ड्स बी 60%, ए होल्ड्स सी 55%, ठीक है। बी होल्ड्स डी 30% एंड सी होल्ड्स डी 40%। जेबा कुछ? एंड ए होल्ड्स नथिंग इन डी, क्या होगा? कौन किसका सब्सिडरी है? हाँ, ए बच्चों होल्डिंग है एंड व्हाट अबाउट बी एंड डी? बी एंड डी को कुछ संबंध नहीं, वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। व्हाट अबाउट सी एंड डी? और ए और डी का क्या ए और डी का भी नहीं है, डी का नहीं तो वहां पे है? सर वोटिंग पावर दो बच्चे का, क्योंकि बच्चों डी में देखो कंट्रोल किसके पास है? सब्सिडी ना उनके वो नहीं है। ए इज होल्डिंग ऑफ बी, अरे रुको तो सही, इनकी दोनों की तो है ना, दोनों की मिला की तो पावर है ना। ए इज होल्डिंग ऑफ बी, अरे ए इज होल्डिंग ऑफ बी, ए इज होल्डिंग ऑफ सी, और सब्सिडरी मिला के, सब्सिडरी खुद बच्चों किसी और को कंपनी कंट्रोल कर रही है, मिला के तो है ना। तो डी में ध्यान देना, डी में मोर देन 1 ऑफ किसी का कंट्रोल हो रहा है ग्रुप का,
हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? समझा सभी को? क्लियरली समझा? तो ए इज होल्डिंग ऑफ डी इवन इफ ए का बच्चों एक भी शेयर नहीं है डी के अंदर। क्लियर हुआ? यस। तुमको लिखते हैं एग्जांपल, समझ गया? सेम वाला। दैट इज इट फॉर टुडे।